इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। देखो क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि अब हमें इन्हें आज़ादी देनी पड़ेगी, तो उस टाइम पे लेबर गवर्नमेंट थी ब्रिटिश के अंदर, और जो कि थोड़ी इंडियंस के लिए थोड़ी सहानुभूति ज़्यादा रखती थी, ऐसे समझ सकते हो। तो क्या हुआ, उस टाइम पे 1945 के आसपास में आया ब्रिटिश कैबिनेट। ब्रिटिश कैबिनेट की एक कमेटी थी जिस कमेटी का नाम था कैबिनेट मिशन। उस कैबिनेट मिशन को भेजा गया इंडिया में कि यहाँ पर आप लोगों को बताओ कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए। ऑल तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग बहुत पहले से रख दी गई थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, एम एन रॉय ने रखी थी, नेहरू रिपोर्ट में क्या गया था। तो ऐसे बहुत सारी जगह ऑलरेडी लोगों ने मांग करनी शुरू कर दी थी कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और वो हम खुद ही हैं जो बनाएंगे। तो इस दौरान क्या हुआ, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, ये बनाई गई थी पूरी की पूरी इंडिया के लिए। यानी उस टाइम पे जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, तो उस टाइम की बात है। उस टाइम पे क्या हुआ, इंडिया में 3 टाइप के स्टेट्स हुआ करते थे। देखो, एक तो प्रोविंसेस हुआ करते थे जिनको ब्रिटिश, 2 टाइप के हुआ करते थे। जैसे एक तो वो जो प्रोविंसेस होते थे जिनको ब्रिटिश के अंदर डायरेक्ट आते थे, उनको प्रोविंसेस बोलते हैं, और एक थे प्रिंसली स्टेट्स। और बाकी अगर कोई ग्रुप मिल के एक स्टेट बनाना चाहे तो वैसे। तो क्या हुआ, इन सब के बीच में क्या होगा, एक इलेक्शन होगा। उन इलेक्शन से क्या होगा, ये भी जो प्रोविंसेस है ना, इसमें जितनी इनकी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन पे ऊपर बेस्ड, मतलब उस पॉपुलेशन के बराबर लोग आएंगे। यानी क्या था, अगर एक लीडर आएगा, एक जना बाहर आएगा, कितने 10 लाख जो लोग होंगे ना, 1 मिलियन पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर आएंगे कितने, एक इंसान। तो उस जो पर्टिकुलर प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट है उसके अंदर कितने लोग हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको कितनी सीट्स मिलेगी या वहाँ से कितने लीडर्स आएंगे। सो ये एक पॉइंट हुआ इसका कि प्रिंसली स्टेट्स और ऐसे आने थे। शुरू के अंदर जैसे ये बात हुई, जब डिवाइडेड नहीं था, बंटवारा नहीं हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ, प्रोविंसेस से तो 292 मेंबर्स इलेक्ट होके आए। कितने, 292 मेंबर्स इलेक्ट होके आए। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, प्रिंसली स्टेट्स से कम लोग आए, कितने 93 सीट्स आई थी प्रिंसली स्टेट्स को। अब क्या हुआ, अब ये जो सीट्स है ना, ये भी और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड थी। कैसे, उस टाइम पे क्या हुआ था, पर कम्युनिटी कुछ कुछ ऐसे दी हुई थी। 6 को कुछ पर्टिकुलर सीट्स दी हुई थी, इसमें कुछ मुस्लिम्स को दी हुई थी और कुछ जर्नल सिटीजन्स के लिए थी जिसमें बाकी रिलीजन आते हैं। तो ये भी उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के अंदर ही दी हुई थी सीटें। अब क्या हुआ, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, इसमें लीडर्स चूज़ करके किसने भेजे थे, ये भेजे थे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी ना, यानी जो स्टेट्स थे जो ब्रिटिश के डायरेक्ट अंडर में आते थे, उनकी खुद की हर स्टेट के अंदर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी। जैसे अभी यहाँ पर अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है हर स्टेट की, वैसे उन प्रोविंसेस की भी हुआ करती थी। तो मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो देखो हुआ क्या, इन्होंने बता दिया कि इतनी पॉपुलेशन होगी तो उसकी इतने रेशियो में लीडर्स आएंगे वहाँ पर। ऐसे करके इतनी सारी सीट्स एलोकेट हो गई। अब ये लोग, ये जो लीडर्स हैं ना, इन लीडर्स को इलेक्ट किन लोगों ने किया, जो नॉर्मल लोग थे, जो नॉर्मल सिटीज़न थे, उन लोगों ने इलेक्ट करके बनाई थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी हुई थी ना इन प्रोविंसेस की, इन लेजिस्लेटिव असेंबली वाले जो लोग थे वही आपस में कुछ लोगों को चूज़ करके भेजने वाले थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो इन्होंने इनको चूज़ किया था इनडायरेक्ट मैनर में। यानी इनडायरेक्ट मैनर में इलेक्शंस ये इसलिए हुए थे इनडायरेक्ट मैनर में, क्यों, देखो इनडायरेक्ट मैनर कैसे हुआ, अगर ये लोग डायरेक्टली इनको इलेक्ट करते तो हुआ, बट इन्होंने लीडर्स को इलेक्ट किया, फिर ये लीडर्स खुद में से इलेक्ट करेंगे फिर भेजेंगे। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। और इसमें इलेक्शन का सिस्टम क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कितने लोग हैं, देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि वहाँ के जो लोग हैं उनके बेसिस पर कितने लीडर जाने, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, ये मेथड है इलेक्शन, जो मेथड है ना वोटिंग मेथड, वो वोटिंग मेथड है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे ना, उन्होंने अपने अंदर से कुछ लीडर्स को इलेक्ट करके भेजा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के
लिए। अब क्या हुआ, ये जो मेथड ऑफ सिलेक्शन था ना वो प्रिंसली स्टेट में थोड़ा अलग था। प्रिंसली स्टेट में जो राजा वगैरह थे वो राजा खुद डिसाइड कर रहे थे कि कितना भेजना है, और जो प्रोविंसेस थे उसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होकर रिप्रेजेंटेटिव जा रहे थे। तो ये ऐसे हो गया। अब ये बनी कब, इसकी जो फर्स्ट अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर बनी थी, जो इसकी फर्स्ट मीटिंग थी ना, जो इसकी फर्स्ट सिटिंग थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। ये कौन सा टाइम है जब इंडिया जो थी वो डिवाइडेड नहीं थी, पार्टीशन नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो फर्स्ट सिटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और उसके बाद में वापस री असेंबली कब हुई थी, 14 अगस्त 1947 को। देखो 14 अगस्त 1947 को तो इंडिपेंडेंट इंडिया जब बन गई थी, पार्टीशन वगैरह हो गया था, उस टाइम पे आई थी 14 अगस्त को। तो ओके, और 9 दिसंबर को आई थी, मतलब 2 मीटिंग। देखो इसकी फर्स्ट मीटिंग तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए थी। उसके बाद में वहीं से काम होना शुरू हो गए थे, कुछ लीडर्स आए थे, कुछ लीडर्स नहीं आए थे। देखो जैसे जिन्ना और नेहरू थे, तो इनके आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे थे कि जिन्ना चाहते थे कि हमारा अलग प्रोविंसेस को ज़्यादा दिया जाए, या जो भी था वो एक अलग कंट्री चाहते थे, तो वो उन लोगों ने इसके अंदर पार्ट लेने से ही मना कर दिया। तो कुछ लीडर्स थे जो आए थे, कुछ थे जो नहीं आए थे, बट जो काम था वो शुरू, मतलब जो गाड़ी थी ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, वो चल पड़ी थी यहीं से। और जब इंडिया डिवाइड हो गया था, पार्टीशन हो गया था, तब जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 14 अगस्त 1947 को। और मेंबर्स जैसे मैंने बताया इनडायरेक्ट इलेक्शन चूज़ करे गए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कैसे हुआ था, वो इलेक्शन हुआ था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का। तो उसमें बताया हुआ था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, इनमें इलेक्शन किस मैनर में होगा। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन कैसे हुआ था, ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के जो मेंबर है ना, इन्होंने अपने अंदर से इनडायरेक्ट इलेक्शन करके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाले सिस्टम से कुछ रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे, जो कि प्रोविंसेस से तो आए थे 292 और प्रिंसली स्टेट से आए थे कितने 93 सीट्स। तो ये रफली इसकी ये बात हो गई। अब इसके अंदर ये है कि इसका कंपोजिशन था कैसा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्या एक ही धर्म के लोग थे, या एक ही पार्टी के लोग थे, एक ही विचारधारा के लोग थे क्या यहाँ पर, नहीं। तो ये कैसे आया था वो देखते हैं। देखो क्या हुआ, पार्टीशन हो गया, मतलब पार्टीशन होना था, तो पार्टीशन होने के लिए एक प्लान भी बनाना पड़ा, एक पॉलिसी बनानी पड़ी कि हाँ पार्टीशन होगा। तो उस पार्टीशन के लिए आया था माउंट बैटन प्लान। ये आया था 3 जून 1947 को। तो इसमें ऐसे था कि जो मतलब ये प्लान आया था, इसके थ्रू पार्टीशन हो गया था। और जब पार्टीशन हुआ ना, तो उस पार्टीशन से पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी पूरी अनडिवाइडेड इंडिया की। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे ना, जो पाकिस्तान की जो बना था नया, जो नई जो टेरिटरी थी उसके अंदर आ रही थी वो सीटें। बट अब वो दूसरी कंट्री बन गई है, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आके अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना सकती है। तो वो जो सीटें थी ना, उनको हटा दिया था, वो लोग थे उनको हटा दिया गया था कि अब तुम जाओ, अब तुम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं हो। तो ऐसे होके जो नंबर था वो रिड्यूस होके अब कितना रह गया था 299। पहले कितना था, देखो पहले कितना था 292। देखो 292 और 93, यानी कि 385 के लगभग कुछ इनका जो था वो था नंबर। और अब रह गया था 299 नंबर ही सिर्फ के सिर्फ रिड्यूस हो गए। जब डिवाइड हो गई, वो मेंबर्स थे जिनकी टेरिटरी पाकिस्तान के अंडर आ रही थी, दिस यूज्ड टू बी द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड नंबर रिड्यूस टू 299। अब कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अडॉप्ट कब किया था, अडॉप्ट किया गया था अपने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था। देखो हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, मैं आप प्रियम्बल की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो जो प्रियम्बल पढ़ते हैं, प्रियम्बल की जो लास्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि जो हम इंडिया के जो लोग हैं, हम जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको अडॉप्ट कर रहे हैं इस तारीख को। कौन सी तारीख लिखी हुई थी, 26 नवंबर 1949।
और उस टाइम पे ये जो डेट थी ना 26 नवंबर 1949 जब अडॉप्ट किया था, उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लीडर्स थे ना, उन्होंने साइन करी थी कि हाँ हम अडॉप्ट कर रहे हैं। और वो साइन कितने लोगों ने करी थी? वो करी थी 284 मेंबर्स ने। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको याद रखना है, ये MCQs में आ सकते हैं। देखो 26 नवंबर 1949 को इलेक्शन हो, मतलब अडॉप्ट कर लिया था हमने। फिर इसको लागू कब किया था? मतलब अडॉप्ट तो कर लिया था, बट सारे के सारे प्रोविजंस उस टाइम पे कुछ गिने चुने 15-16 प्रोविजंस ही थे जिनको हमने उस टाइम से मानना शुरू किया था। उसके बाद में हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 से माननी शुरू करी थी। तो जब हम लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया था ना, लीगली अडॉप्ट कर लिया था, इसको लागू कर दिया था, बेसिकली लागू किया था ना, तब इन लोगों ने साइन करे थे। वो कितने लोग थे? 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे 26 जनवरी 1950 को। और अब हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसेस बना ना, इससे हमें पता चला कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तब पार्टीशन हुआ था, बहुत सारे क्राइम्स हुए थे, मर्डर्स हुए थे। मतलब वो एक वायलेंस, बहुत ख़तरनाक वायलेंस चल रहा था उस टाइम पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसके बैकड्रॉप पे बना? हॉरेंडस वायलेंस दैट द पार्टीशन अनलेस्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। पार्टीशन की वजह से जो वायलेंस, खतरनाक वायलेंस हो रहा था, हॉरेंडस वायलेंस हो रहा था, उसके बैकड्रॉप में बना था अपना कॉन्स्टिट्यूशन। और इस टाइम पे हमें पता चलता है कि जो अपन के कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे ना, जो फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने बनाया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के अंदर। लाइक इतनी प्रेशर वाली सिचुएशन थी उस टाइम पे, बट स्टिल इतने प्रेशर के अंदर इन्होंने किया। तो ये जो प्रेशर था ना कि वायलेंस हो रहा है, पार्टीशन में ये चीज़ें हो गई, आपस में दंगे हो रहे हैं, लोग इधर लड़ रहे हैं, लोग उधर लड़ रहे हैं, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था इस टाइम पे, ये वाली जो चीज़ें हो रही थी ना, ये जो सारी चीज़ें हुई थी, इन सब से भी सीख लेके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। So they learned lessons from the unimaginable violence that accompanied the partition। और अब इसके थ्रू क्या आया? एक नया सिटीजनशिप का कंसेप्ट आया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो क्या था? देखो, ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी वाली ये जो चीज़ें, इन सब के ही बैकड्रॉप में जाके इन्होंने कहा था कि हमें पार्टीशन वगैरह करना है। तो अब जो नया सिटीजनशिप का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंसेप्ट आया था ना, जो उन्होंने ये वाले लेसन सीख के जो लेकर आए थे, उसमें ये था कि वेयर नॉट ओनली वुड द माइनॉरिटीज़ वुड बी सिक्योर। ऐसा कंसेप्ट आया था जिसमें माइनॉरिटीज़ सिर्फ सिक्योर ही नहीं होगी, साथ साथ में जो रिलीजियस आइडेंटिटी है ना लोगों की, उसका सिटीजनशिप राइट्स के अंदर कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर रिलीजन है तो ये जो पर्टिकुलर रिलीजन है ना, इसी को ये इतने सारे राइट्स मिलेंगे, और एक दूसरा जो पर्टिकुलर रिलीजन है उसको ये सारे राइट्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। जो माइनॉरिटी है वो साथ ही साथ में सिक्योर भी होगी, वो सिक्योर तो होगी ही होगी, साथ ही साथ में जो रिलीजियस आइडेंटिटी है ना लोगों की, उसका सिटीजनशिप जो राइट्स है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ये थी। अब देखते हैं इसका कंपोजिशन कैसा हुआ। ये जो कॉम्पोजिशन हुआ ना, तो इससे हमें ऐसे पता चलता है कि असेंबली दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन टचेज अपॉन ओनली द सर्फेस ऑफ हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। ऑल्दो द मेंबर्स ऑफ असेंबली वर नॉट इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल सफरेज। क्योंकि हमने देखा था कि देखो, उस टाइम पे इंडिया में सब लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं था। औरतों को वोट करने का अधिकार नहीं था, गरीब लोग थे उनको वोट करने का अधिकार नहीं था। तो यूनिवर्सल जो सफरेज थी, सब लोगों को वोट करने का अधिकार हो, इसके थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनी थी, और ये इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव वाले तरीके से बनी थी। तो सिंस ये नहीं बनी थी सब लोगों के वोट्स हैं, तो एक बहुत अच्छा एफर्ट जो लोग थे उन्होंने बनाया कि ये जो असेंबली है ना, ये हर टाइप के जो लोग रहते हैं सोसाइटी में, उन सब की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हो, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स हो इस असेंबली में। तो इसका एक सीरियस अटैम्प्ट था। क्योंकि जो इलेक्शन हुए थे वो यूनिवर्सल सफरेज से नहीं हुए थे, तो एक अच्छा अटैम्प्ट बनाया गया था कि जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बने, ये पूरे जो लोग रह रहे हैं हर टाइप के लोगों के कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हो। यहाँ पर जो जितने भी मेंबर्स, जितने भी रिलीजन थे ना, उन सब के मेंबर्स आए थे, उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई थी इस स्कीम के थ्रू। और साथ ही साथ में जो असेंबली थी ना, उस असेंबली में 28 मेंबर्स थे शेड्यूल कास्ट से। तो जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर भी जिन लोगों को अलग करके उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है ना, उनको भी अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन दी गई थी।
तो ऐसा नहीं है कि किसी जैसे अलग अलग रिलीजन से तो लोग आए हैं, बट उन रिलीजन के अंदर जो अपर क्लास सोसाइटी थी उस टाइम पे, जो अपर क्लास जिनको मानते थे, अब भी तो सारे इक्वल है, बट उस टाइम पे जो मानते थे सिर्फ अपर क्लास ही, ऐसा नहीं था। जो लोअर क्लास सिटीजन्स थे, जो हरिजन लोग थे, जो दलित से, जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, हर रिलीजन के अंदर जो ऐसे वाले लोग थे उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिली थी। जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे हिंदू कम्युनिटी के अंदर, उनकी सीट्स कितनी थी? 28। और जो कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी, मतलब पार्टी के तौर पे देखे तो जो सबसे बड़ी पार्टी थी ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, देखो और पार्टीज भी थी, बट जो डोमिनेंस जिस पार्टी का था वो थी कांग्रेस, और कांग्रेस की 82% सीट्स थी वहाँ पर पार्टीशन के बाद में। बट ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस है ना, उस कांग्रेस में सिर्फ हिंदू लीडर्स ही थे, जैसा कि मुस्लिम लीग बोल रही थी, जैसे जिन्ना बोल रहे थे, ऐसा नहीं था। उस कांग्रेस के अंदर भी डाइवर्सिटी थी, उसमें अलग अलग टाइप के लोग थे, अलग अलग टाइप के लोग भी थे, और अलग अलग टाइप के उनके ओपिनियंस भी थे। देखो उनके सबके अलग टाइप के ओपिनियंस थे, मतलब ऐसी पार्टी थी कांग्रेस इटसेल्फ वाज सच अ डाइवर्स पार्टी दैट इट मैनेज टू अकोमोडेट ऑलमोस्ट ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन विद इन इट। क्या हुआ? इलेक्शन यूनिवर्सल सफरेज की वजह से नहीं हुआ, तो हर टाइप के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, ऐसा असेंबली ने पूरा ध्यान रखा था। और इसके तहत हर रिलीजन के मेंबर्स उसके अंदर थे। शेड्यूल कास्ट के 28 मेंबर्स थे, कांग्रेस की 82% सीट्स थी, बट कांग्रेस खुद एक डाइवर्स पार्टी थी जिसमें हर टाइप के ओपिनियन के लोग थे। अब डेलिब्रेशन, द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, मतलब डिस्कशन कैसे हुआ, कैसे वो बने, मतलब कोई एक चीज़ हमें बनानी है तो उसका क्या प्रोसीजर वगैरह जो है वो उन लोगों ने कैसे अडॉप्ट किया। देखो, the authority of constituent assembly does not come only from the fact that it was broadly though not perfectly representative। देखो constituent assembly जो है उसकी अथॉरिटी सिर्फ इस बात से नहीं आती कि वो रिप्रेजेंटेटिव थी, इस बात से भी आती है कि कौन से प्रोसीजर थे जो फॉलो किए गए थे, जो अडॉप्ट करे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, एंड द वैल्यू इट मेंबर्स ब्रॉट टू देयर। और ये जो प्रोसीजर्स थे, जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने इस प्रोसीजर्स के थ्रू क्या वैल्यू डाली थी अपनी उन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये जो प्रोसीजर है जिसके तहत ये बने थे वो है द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशंस, यानी डेलिब्रेशंस कैसे हुई, कैसे डिस्कशंस वगैरह, कैसे रीजंस वगैरह दिए गए थे एक पर्टिकुलर चीज़ को रखने के लिए। देखो, हर एक असेंबली जो क्लेम करती है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ के लोगों की, ये डिज़ायरेबल है कि वहाँ पर, मतलब जो क्लेम करती है ना कि उसमें हर सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो उसमें जितने भी जो डाइवर्स जो सेक्शंस है ना सोसाइटी के, उनके सबके होने भी चाहिए सोसाइटी के पार्टिसिपेंट। और मतलब ये खुद की आइडेंटिटी से, मतलब ये लीडर्स आ गए तो इन लीडर्स की खुद की क्या समस्या है, सिर्फ उन समस्या से मतलब नहीं है, ये जिन लोगों के लीडर्स हैं उन लोगों की क्या समस्या है ना, उन इंडिविजुअल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की क्या समस्या है, ये उनकी बात करेंगे, ना कि खुद की बात करेंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो खुद जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उनके साथ साथ में जो जिन लोगों के वो लीडर बन के आए ना, जिस सोसाइटी के वो रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं, जो उनकी खुद की आइडेंटिटी है, उस कम्युनिटी की जो आइडेंटिटी है उसके बारे में भी वो बात करेंगे, ना कि सिर्फ खुद के पावर बढ़ाने की बात करेंगे। तो ये ज़रूरत होती है उन डेलिब्रेशंस की। तो यहाँ पर अपने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या था, जो लोग आए थे वो अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे थे, तो उसने क्या हुआ, जो बैकड्रॉप था उन लोगों के बारे में जो चीज़ें हो रही थी, जो कुछ चीज़ें सफ़र कर रही थी, उनके बारे में भी बात करी गई। और इसी के तहत हर सेक्शन के लोग वहाँ पर थे, हर सेक्शन की बात हो रही थी, तो पूरा जो नेशन था उसके इंटरेस्ट को माइंड में रखा जा रहा था, इंटरेस्ट ऑफ होल नेशन वाज केप्ट इन माइंड। अब ऐसी बात नहीं है कि ये जो लीडर्स थे ये ज़्यादातर एक ही पार्टी से, तो सारे के बीच में अच्छी खासी एग्रीमेंट थी, किसी ने एक ने कह दिया तो सब ने ये बात मान ली, ऐसा नहीं था। मतलब अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें इतने डाइवर्स ओपिनियंस थे ना लोगों के, इतने ओपिनियंस थे कि एग्री करना मुश्किल था, लाइक डिसएग्रीमेंट हो ही रहे थे वहाँ पर किसी ना किसी चीज़ में। बस एक यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज वाला जो मामला है कि वोट करने का किस किस को राइट दिया जाए, जो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज जो है
कि वोट करने का किस किस को दिया जाए। सिर्फ ये एक अकेला ऐसा प्रोविज़न था जिसमें कोई डिसएग्रीमेंट, कोई डिबेट कुछ नहीं हुई, सब लोगों ने माना। क्यों? क्योंकि इनको पहले वंचित रखा गया था इस चीज़ से, तो सब चाहते थे कि सबको वोट मिले। जो फ्रीडम, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट लड़ा था, उसका एक बेसिस ये भी था कि सबको वोट करने का अधिकार हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, क्या भी जेंडर हो, या अमीर हो या गरीब हो, सबको वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये एक जो प्रोविज़न था ना यूनिवर्सल सफरेज का, सिर्फ ये एक ऐसा प्रोविज़न था जो कि वर्चुअली एनी डिबेट के, विदाउट एनी डिबेट के पास हो गया था। अदरवाइज़ हर दूसरी चीज़ पे क्या थे, डिफरेंसेस थे। जैसे कि जो कंट्री है उसमें जो सिस्टम है वो सारा पावर सेंटर को देना चाहिए कि स्टेट को देना चाहिए, यानी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए। इसके ऊपर भी डिबेट्स होती, इस पर भी डिसएग्रीमेंट्स थे। स्टेट और सेंटर का क्या रिलेशन होना चाहिए, इसके साथ में भी थे। जुडिशरी को कितनी पावर देनी चाहिए, लोगों के पास में कितनी प्रॉपर्टी रखनी चाहिए, कितनी नहीं रखनी चाहिए, इवन हर टाइप के इशू के ऊपर उनके डिसएग्रीमेंट्स थे, एक्सेप्ट फॉर द यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। तो इसके ऊपर वोट करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, बट इसके अलावा जितने भी बाकी मैटर्स थे उनको सीरियसली डिस्कस किया गया, उन पर डिबेट हुई, और उसके बाद में क्या एक अच्छा रीज़न दिया कि किस टाइप का हो, और उसके बाद में उसको अडॉप्ट किया गया। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डेमोक्रेटिक कमिटमेंट था। ओके, कि वहाँ पर डिसएग्रीमेंट है, लोगों की बात सुनी जा रही है, डिबेट हुई जा रही है, डिस्कस करके जा रहा है, कोई भी अपना ओपिनियन थोप नहीं रहा है। देखो, ये अथॉरिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इट्स अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी अथॉरिटी कहाँ से मिली? फ्रॉम द फैक्ट दैट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, दे वर इंगेज्ड, वो किस चीज़ के अंदर मिले हुए थे? इन व्हाट वन माइट कॉल पब्लिक रीजन। पब्लिक रीजन नाम की जो चीज़ थी, वो लोग कोई भी, जैसे देखो मैंने बोला कि ये एक प्रोविज़न है और इसको बनाना चाहिए, बाकी लीडर्स ने बोला कि इसको क्यों बनाना चाहिए, तो मुझको कुछ ऐसे रीज़न देने पड़ेंगे जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल होंगे, जैसे ये लोग होंगे, पूरी सोसाइटी है, और जो कैबिनेट वाले मेंबर्स हैं वो मानेंगे कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स मानेंगे कि हाँ ये रीज़न है, ये रीज़नेबल है पब्लिक के लिए, तो हम ये प्रोविज़न इसके अंदर डालेंगे। तो उन्होंने हर चीज़ के लिए पब्लिक रीज़न देना शुरू किया। मतलब दे प्लेस अ ग्रेट एम्फोसिस ऑन द डिस्कशन एंड रीज़न आर्ग्यूमेंट। उन्होंने हर चीज़ के ऊपर डिस्कशन करी और आर्ग्यूमेंट करी, रीजंस दिए कि किस लिए चाहिए। मतलब सिर्फ उनके खुद के प्रिंसिपल इंटरेस्ट इससे फॉलो हो रहे, लाइक मैं एक इंसान हूँ, मेरा फ़ायदा तो इससे है, लोगों का है कि नहीं है मुझे मतलब नहीं है, तो मेरे फ़ायदे से ही होनी चाहिए ये। तो इस बेसिस पे चीज़ें नहीं हुई थी, लोगों के लिए किस लिए फ़ायदेमंद है ये चीज़, वो रीजंस दिए गए थे, तब जाके इस प्रोविज़न को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। The very act of giving reasons to others make you move away from simply a narrow consideration of your own interest, because you have the reasons to give to others to make them go along with your point of view. इस वाली ये जो पब्लिक रीज़न वाली जो चीज़ है ना, पब्लिक रीज़न, इससे क्या हो रही थी, ये जो एक नैरो कंसिडरेशन होनी चाहिए ना कि मेरे इंटरेस्ट फुलफिल हो जाए, इस वाले कंसिडरेशन से, इस नैरो वाले कंसिडरेशन से हम लोग ब्रॉड की तरफ चले गए थे। क्योंकि आपको वो अपने जो आपका जो पीओवी है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसको रखने के लिए आपको रीजंस देने पड़ रहे थे, और वो रीजंस ऐसे होंगे कि जिसमें आपके इंटरेस्ट के साथ साथ में जो बाकी लोग हैं उनके इंटरेस्ट भी फुलफिल हो, लाइक कोई भी ऐसा नहीं बचे जिसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो। तो इससे ब्रॉड कंसेप्ट बन गया, ना कि ये एक स्वार्थी वाला चीज़ बनी। तो हर टॉपिक के ऊपर क्या हुई, वॉल्यूमिनस डिबेट्स हुई थी, बड़ी बड़ी डिबेट्स हुई थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर। मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक प्रोविज़न है, इस प्रोविज़न का ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और कुछ क्लॉजेस हैं ना इसके, तो इन हर पॉइंट्स के ऊपर अच्छी खासी डिस्कस हुई थी, अच्छी खासी डिबेट हुई थी, तब जाके इसको रखा गया था। जो हर एक पॉइंट, हर एक क्लॉज है ना, इट वॉज सब्जेक्टेड टू स्क्रूटनी एंड डिबेट, इज़ अ ट्रिब्यूट टू पब्लिक रीजन एट इट्स बेस्ट। यानी जो पब्लिक रीजन वाला, देखो पब्लिक रीजन एक ऐसा रीजन है कि आप अपनी किसी भी चीज़ के बारे में जो लोग हैं वहाँ पर उसको रीजन दोगे कि ये इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो वहाँ के लोग हैं वो भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हाँ ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब को क्या रीज़न है कि आप इसको रखना चाह रहे हैं, और वो रीज़न पब्लिक
पब्लिक रीज़न का मतलब ये कि वो रीज़न है ना वो पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ना कि आपके लिए खुद के लिए। तो ये पब्लिक रीज़न का बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि वहाँ के हर एक क्लॉज के ऊपर अच्छी खासी डिबेट और डिस्कशन हुई। अब इसका प्रोसीजर क्या था? प्रोसीजर ये था, the importance of public region was emphasized in the mundane procedures of assembly as well। जो assembly के normal procedure थे ना उसके अंदर भी public region को बहुत importance दी गई थी, उसका भी बहुत emphasis था। देखो constituent assembly जब बनी थी ना तो उसके अंदर कुछ committees बनाई गई थी। वो कमिटीज़ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें थी उनके बारे में बात करेंगी, जैसे कि एक कमेटी है जिसने सेंटर के बारे में बात करी, एक है जिसने स्टेट के बारे में बात करी, एक है जिसने प्रिंसली स्टेट्स है उनके बारे में बात करी, किसी ने जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उन्होंने बात करी है, किसी ने शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर बात करी है, किसी लोगों ने ओबीसी के ऊपर बात कर ली, कुछ लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात कर ली, और कोई एक ऐसी कमेटी हो गई जो इन सभी के बारे में मिलकर बात करेगी और वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगी। तो ऐसी बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई थी। इनमें से 8 मेजर कमेटीज़ थी। कितनी? 8 मेजर कम्युनिटीज़ हुआ करती थी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बात करती थी, और इन हर जो कमेटीज़ थी इनके चेयरमैन होते थे, और चेयरमैन यूजुअली कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, और जैसे मुखर्जी, और भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इनके चेयरमैन करते थे। देखो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना उसके प्रेसिडेंट तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, यानी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था उस बुक के अंदर, वो जो ड्राफ्ट किया था ना कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके जो चेयरमैन थे ना वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। दीज वर नॉट मैन हु, और ये जो अब हमने बोला है कि ये तो साथ साथ में रहते थे ना, तो ये आपस में हर खुद की चीज़ों पे तो एग्री करेंगे, ये तो अच्छे दोस्त थे तो सेम बात मान लेंगे, तो ऐसी बात नहीं थी। ये जो ऐसे लीडर्स थे ना जिन्होंने इस कमेटी को चेयर किया था वो ऐसे थे, वो एक दूसरे की बात को इतना काटते थे, मतलब वो इतनी आसानी से नहीं होते थे। जैसे अम्बेडकर है, जो अम्बेडकर जी थे ना वो कांग्रेस के क्रिटिक थे और गांधी के क्रिटिक थे, कि कांग्रेस और जो गांधी है उसने जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अच्छा काम नहीं किया, इनफ काम नहीं किया, मतलब और करने की ज़रूरत थी। तो वो चेक और बैलेंस का काम करते रहते थे, मतलब इनके बीच में एग्रीमेंट आसानी से नहीं होते थे, ये डिसएग्री भी करते थे बहुत सारे। और सिमिलरली जो पटेल और नेहरू थे, दो ऑल्दो ये गांधी जी के दोनों बहुत करीब थे बट दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे, तो ये भी ऑलमोस्ट हर चीज़ के ऊपर डिसएग्री किया करते थे। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो इस पर दूसरा इंसान डिसएग्री कर रहा है वो हो नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि पब्लिक रीजन दिया जा रहा था और उस रीजन के थ्रू इन दोनों को फाइनली किसी ना किसी पॉइंट पे आके एग्री करना पड़ रहा था, और ये एग्री ज़बरदस्ती नहीं करते, ये एग्री कर पा रहे थे तो ही करते थे। तो इससे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी अथॉरिटी मिलती रही है, बट स्टिल इन लोगों ने साथ में काम किया, एंड ईच कमिटी usually drafted particular provisions of the constitution which were subject to debate by the entire assembly। देखो जैसे सेंटर और स्टेट के रिलेशन की एक कमेटी हो गई, सेंटर वाली जो कमेटी हो गई उसके चलो हेड मान लिया हम लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू हेड थे। इनकी जो कमेटी थी उस कमेटी में कुछ मेंबर्स थे, इनके जो मेंबर्स थे इन्होंने मिलके कुछ प्रोविजंस बनाए। अब जो इन्होंने प्रोविजंस बनाए इस टाइम पे इस कम्युनिटी ने तो आपस में डिस्कस और डिबेट करी थी, साथ ही साथ में जब रखा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ लोग थे जो इस कमेटी में थे, बट फिर वापस ये सब लोगों के सामने रखी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इसकी डिबेट्स और डिस्कशन हुई थी। और हर जो मैटर था ना उस पर एक कॉमन कॉन्सेंस के ऊपर पहुंचना था, कॉन्सेंसस के ऊपर पहुंचना था कि हाँ हम लोग है ना ये बात मान रहे हैं, और ये प्रोविजन सही है, ये किसी भी ये जो पर्टिकुलर लोग है किसी भी मैटर में कंट्री के बेनिफिट के लिए डेट्रीमेंटल यानी ख़राब साबित नहीं होगा आगे जाके किसी के भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए। फिर इसके ऊपर वोट होते थे, फिर वोट के अकॉर्डिंग इस चीज़ को सही मानते थे और फिर इसको फाइनलाइज करते थे कि हाँ ये जो चीज़ है ये रखी जाएगी। मतलब हर एक चीज़ हर एक क्वेरी को वो बहुत ही ग्रेट केयर के साथ में सॉल्व करते थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना वो मिली थी 160 दिनों के लिए, मतलब जो कमिटीज़ थी ना वो अपना काम कर रही थी और उन पर जब डिस्कशन करना होता था उनकी जो प्रोविजन है तब आती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो मिली थी 160 डेज़ के लिए। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो काम था ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो चला था कितने 2 साल और 11 महीनों के लिए, तब जाके बनी थी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन।
अब अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो हम लोगों को आए नेशनलिस्ट मूवमेंट से। तो इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था ना अपना, उस नेशनलिस्ट मूवमेंट की क्या इनहेरिटेंस रही है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो, कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो सिंपली जो असेंबली जो बना रही है ना उसका प्रोडक्ट नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। An assembly as diverse as Constituent Assembly of India could not have functioned if there was no background consensus। देखो इसमें क्या बोला गया है कि अगर जैसे अपनी इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ना, वो इतनी डाइवर्स थी, उसमें हर टाइप के लोग थे, हर सेक्शन के लोग थे, हर जगह के लोग थे, हर रीजन के लोग थे। तो क्या हुआ, ये सारे के सारे कैसे हो सकता है कि इतने डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रूल पे सब के सब एग्री कर रहे हैं। यानी मेजॉरिटी लोग कैसे एग्री कर रहे हैं इस बात पे, ये एग्री तभी करेंगे जब ये जो असेंबली बनी थी ना, उससे पहले इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो जिससे इनको ज़रूरत महसूस हुई हो इस चीज़ की कि हम सबको एग्री करना पड़ेगा साथ में। तो ऐसी कुछ चीज़ें हुई होगी। These principles were forged during the long struggles of the freedom। और ये सारे जो प्रिंसिपल्स की हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे क्या कमी है, ये हमको पता चले थे जब हमने फ्रीडम स्ट्रगल फाइट किया था अपना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज गिविंग कॉन्क्रीट शेप एंड फॉर्म टू प्रिंसिपल्स। ये जो प्रिंसिपल्स थे ना, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कॉन्क्रीट शेप दिया था। ये जो प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल्स थे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो अपना फ्रीडम स्ट्रगल था उसके टाइम पे हम लोगों ने अपनी जीवन के अंदर उतारना चाहा था, बट उस टाइम पे अपन को इतना राइट नहीं दिया था। तो जब अपन को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, अपन को जब ड्यूटी दी गई, अपन को दिया गया काम कि अब आप बना सकते हो, पावर दिया गया, तो हमने इनको रखा। तो इतने सारे लोग अगर एग्री कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जब वो चीज़ें इन लोगों को एक साथ में जोड़ के लेकर आई है तभी जाके ये एग्री कर रहे हैं और ये प्रिंसिपल को कॉन्क्रीट शेप दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। द नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड डिबेटेड मैनी क्वेश्चंस। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था ना, उसने भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डिबेट किया था और उसमें क्या रेलिवेंट चीज़ें थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कैसी गवर्नमेंट रखनी चाहिए, क्या फॉर्म होना चाहिए गवर्नमेंट का, क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए जो गवर्नमेंट रखे, कम्युनिस्ट होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, सोशलिस्ट होनी चाहिए, मिक्स होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या क्या इनइक्वालिटीज़ है लोगों के बीच में जिनको हमें ओवरकम करना है। ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट फ्रीडम स्ट्रगल वाले टाइम पे चल रही थी ना डिबेट्स, इन सारे का जो सार निचोड़ वगैरह था ना, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया उसके फाइनल फॉर्म को। Perhaps the best summary of principles that the nationalist movement brought to the Constituent Assembly is objective resolution। देखो, ये जितने भी प्रिंसिपल जो हमें फ्रीडम स्ट्रगल या नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था उस टाइम पे हमने जो प्रिंसिपल्स बनाए थे ना, ये इनका बेस्ट फॉर्म दिया गया है किसमें, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, जैसा अपना प्रियम्बल है ना, उस टाइप का एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट को जवाहरलाल नेहरू ने लोगों के सामने रखा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके सामने रखा था। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जैसे ही नाम से हमें पता चल रहा था, इसमें ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमें आगे चल के क्या क्या करना है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, मतलब उनकी मीटिंग के कुछ दिन बाद में ही इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखा गया था। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इस रेजोल्यूशन में क्या रखी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे की क्या एस्पिरेशंस हैं, हम क्या सोचते हैं, और उसके पीछे ये वैल्यूज़ क्या क्या हैं। मतलब जो सब्सटेंटिव प्रोविजंस हमने पहले जिनकी बात करी गई थी ना कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उन सब का जो सम था ना, वो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर रखा गया था कि लोग क्यों फॉलो करेंगे सारे के सारे। उसका जो रीज़न थे, जो सब्सटेंटिव प्रोविजंस थे ना, उनकी जो मेन जड़ थी ना, वो रखी गई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाले के अंदर। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रिंसिपल्स कहाँ से मिले थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट से। Our constitution gave institutional expression to these fundamental commitments। ये जो फंडामेंटल कमिटमेंट्स थे ना कि हम इक्वलिटी देंगे, मतलब नेशनल मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे हम बात करेंगे कि हमें लिबर्टी चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हमारे पास में खुद की इच्छा, मतलब हमारे खुद की पास में पावर होना चाहिए कि हम खुद डिसाइड कर सके, सोवरेनिटी होनी चाहिए और अपनी खुद की कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो ये जो हमने कमिटमेंट उस टाइम पे करे थे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना, उसने इनको एक एक्सप्रेशन दिया था कि हाँ ठीक है।
और अब कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मियरली नॉट अ मेज ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर, वो सिर्फ रूल्स और प्रोसीजर का एक मेज नहीं है बल्कि मोरल कमिटमेंट भी है। कमिटमेंट उन फ्रीडम स्ट्रगल्स का, उन फ्रीडम फाइटर्स का, उन लोगों का जिन्होंने ये सब कुछ किया था, उन लोगों ने जिन्होंने जो अपनी जान थी वो गंवाई थी, स्ट्रगल किया था, तो उनके लिए जो मॉरल कमिटमेंट था ना, सिर्फ रूल वाली बात नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन वो एक मॉरल कमिटमेंट भी है अपना, एक कमिटमेंट जो हमने उन लोगों को किया था वो कमिटमेंट भी है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी कमिटमेंट के से हम लोग अपनी गवर्नमेंट है उसको एस्टेब्लिश करते हैं, उनसे प्रोमिस जो करी गई थी नेशनल मूवमेंट के टाइम पे लोगों से, उन प्रोमिस को फुलफ़िल करते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या बातें की गई थी वो इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि एक तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक किंग वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, वहाँ पर लोग हैं वो अपना खुद का रूलर खुद इलेक्ट करेंगे, तो रिपब्लिक होनी चाहिए वो। और सोवरेनिटी होनी चाहिए, मतलब उसके पास में खुद का पावर होना चाहिए कि वो डिसाइड कर सके, कोई बाहर से आके उसको नहीं बताएगी क्या करना है, कोई दूसरा पावर, वो खुद के अंदर इंडिपेंडेंट है। फिर उसमें ये भी बताया कि कौन कौन सी टेरिटरीज़ होनी चाहिए थी, जो ब्रिटिश इंडिया के जो टेरिटरी हैं वो, यानी जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो, इंडियन स्टेट्स थे वो, और जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह हैं वो सारे जो मिल के बनाएंगे वो एक इंडिया, जो एक यूनियन होगा इन सब चीज़ों का। टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनोमस यूनिट्स एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शंस। देखो इसमें कुछ चीज़ें अलग भी है, वो कुछ चीज़ें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखी गई थी ताकि जो जिन्ना है ना उसको हम खुश कर सकें और वो पार्टीशन नहीं करे। जैसे कि हमने उस टाइम पे जो स्टेट्स थी ना उनको ऑटोनॉमी देने की बात करी थी, बट अभी स्टेट्स को ऑटोनॉमी नहीं है, अभी जो पावर है वो यूनियन के अंदर वेस्ट होती है। जो लोग है सारा का सारा जो पावर और अथॉरिटी है ना वो इंडिपेंडेंट इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन की वो लोगों से आएगी, मतलब लोग होंगे उसका सोर्स, मतलब उनको जस्टिस दिया जाएगा, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाएगा, उनको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ दी जाएगी, फंडामेंटल फ्रीडम्स होंगे जैसे कि स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन, पब्लिक मोरालिटी वगैरह वगैरह। जो माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको एडुकेट सेफ गार्ड्स दिए जाएंगे, और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है इंडिया की, जो रिपब्लिक और सोवरेनिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें वो करेंगे, सी एयर वगैरह जो भी है, जस्टिस अच्छा सा मेंटेन करके रखेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें थी ना वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखी गई थी, और इन्हीं के थ्रू आगे जाके हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या देखा वो सारी चीज़ें हैं। अब इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कैसा है, द थर्ड फैक्टर है इंश्योरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज बैलेंस्ड अरेंजमेंट। जैसे हमने पहले भी देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिव क्या होगी कि बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें एक तो हॉरिजॉन्टल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, साथ में रिजिड और फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। तो जो डेमोक्रेटिक द बेसिक प्रिंसिपल is that the government must be democratic and committed to the welfare of the people. The Constituent Assembly spent a lot of time on evolving right balance among the various institutions. तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये जो बैलेंस है गवर्नमेंट के आपस के इंस्टीट्यूशन, इसमें बैलेंस बना रहे इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी थी, वो बहुत सारे मेथड्स इन्होंने इवॉल्व करे थे जिसके तहत एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के अंदर चेक्स और बैलेंसेस का राइट बैलेंस बना सके। और इसी वजह के थ्रू इन लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया और फेडरल अरेंजमेंट्स रखे। देखो विच वुड डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंटल पावर, देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा गया इसके अंदर, जिसमें क्या हुआ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव वगैरह है वो रूल बनाएंगे, फिर जो एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूट करेंगे, और अलग जुडिशरी रखी। तो इनके आपस में क्या हुआ बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ है। साथ ही साथ में इसको बैलेंस को मेंटेन करने के लिए उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर बनाया। इस फेडरल स्ट्रक्चर में क्या था कि पावर है ना वो सेंटर जो है उसमें और जो बाकी स्टेट्स है उनके बीच में कैसे डिवाइड होगी वो भी इसने डिसाइड किया था। विच वुड डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंटल पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जो इधर देख लिया था लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट है, साथ ही साथ में स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, वो फेडरल स्ट्रक्चर से और ये पार्लियामेंट से। While evolving the most balanced governmental arrangements, the makers of our constitution did not hesitate to learn from expertise
एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर कंट्रीज़। देखो, जब अपन के कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे अपना पार्टीशन चल रहा था, तो उन लोगों ने उस पार्टीशन वाली चीज़ से भी सीख ली थी। साथ में अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उससे पहले जो बाकी कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन बने थे ना, उनमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या उनमें अच्छाई थी, तो उन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट्स को भी अपने अंदर कॉपरेट किया। उन्होंने कोई शर्म नहीं करी कि हमें किसी कंट्री से कोई प्रोविजंस हैं वो बोरो करने पड़ रहे हैं, बल्कि इनका एक इंटेलेक्चुअल एक आर्ग्यूमेंट था कि ये कौन सी चीज़ हमें लेनी चाहिए जो कि अपनी कंट्री के जो लोग हैं अपनी कंट्री के हिसाब से सही हो। मतलब बाहर से हम कुछ ले रहे हैं, अच्छी बात है कि अच्छी चीज़ें ले रहे हैं, बट वो इफ़ेक्टिव कैसे होगी अपनी कंट्री में, वो जो रूल्स बनाए थे ना, उस रूल्स के लिए भी उन्होंने बनाए किए थे। सो दे बोरोड अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एज वेल। मतलब बोरोविंग जो इन्होंने करी थी ना, वो ऐसे ही नहीं कि हम ले रहे तो बस ले लिया और सेम टू सेम वैसा का वैसा रख दिया। देखो, अपनी कंट्री में सिस्टम अलग है, अपनी कंट्री की जो सर्कमस्टेंसेज है ना वो अलग है, तो उसके लिए हमें ऐसे ग्राउंड्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे उसके अंदर सब क्लॉजेस बनाने पड़ेंगे जो अपनी कंट्री में इफेक्टिव हो। तो उन्होंने ये काम भी किया था। इंडिया वॉज एक्सट्रीमली lucky to have an assembly that instead of being parochial in its outlook could take the best available everywhere in the world and make it their own। अब इन्होंने क्या क्या चीज़ें ली थी वो भी हम लोग देखते हैं। देखो, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर से ली थी इन्होंने द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी जो इलेक्शन होगा। देखो, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करूँगी मैं एक एक का क्या मतलब होता है तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी सिर्फ इनको ऐसे याद रखना है। ब्रिटिश से क्या लिया था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ लिया था, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल और लॉ मेकिंग प्रोसीजर। आर्टिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे ली गए थे DPSPs। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे ली गई थी, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने पढ़ा था उस टाइम से इसको रिलेट करके देखना। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। यूनाइटेड USA से क्या लिया गया था, यूनाइटेड स्टेट से चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और जुडिशरी का इंडिपेंडेंस। कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे क्या लिया गया था, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें फेडरल सिस्टम तो होगा बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसके पास में ज़्यादा पावर होगी। साथ ही साथ में जो रेजिडुअल पावर्स है वो किसके पास में जानी चाहिए। तो ये हो गया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसका कंक्लूजन है जो आप लोग खुद देखेंगे। और कोई क्वेरी हो किसी भी मामले में तो जस्ट राइट इन द कमेंट, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। थैंक यू।